बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज दोबारा दूसरे क्वेश्चन के साथ, कल जिस तरह हमने बात की थी कंसोलिडेशन की, पास्ट पेपर्स के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज हम दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लगे 15 मार्क्स के लिए। दोबारा कंसोलिडेशन का ही सवाल है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का सवाल है। तो कहते हैं लुइस कंपनी एक्वायर्ड 60% ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ एम कंपनी ऑन 1 जनवरी 2007। The statement of financial position of Lewis Company and M Company at 31st December 2007 are non-current assets, investment in M, current assets, equity shares, retained earnings, current liabilities. L Company has a policy of NCI at fair value. The fair value of NCI interest of M Company at the date of acquisition was estimated to be 900,000. In the year ended 31st December 2007, M Company made a profit of 400,000. The company did not pay any dividend. During the year, Lewis Company sold goods to M Company at a selling price of 600,000. At 31st March 2007, 50% of those goods remained in M Company inventory and the unrealized profit on these unsold goods is confirmed as 90,000. Task 1. Use the information above to calculate goodwill on the acquisition of M Company. Fair value of consideration, fair value of NCI, fair value of net assets at acquisition and last goodwill formula. तो fair value of consideration, fair value of consideration किस तरह फाइंड करेंगे? हमें उसने दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट इन M Company। इंडिविजुअल स्टेटमेंट में देखें तो 1350 गिवन है। फेयर वैल्यू ऑफ NCI, अगर आप देखें पहली लाइन में द फेयर वैल्यू ऑफ NCI वाज एस्टिमेटेड टू बी 900,000, अगेन गिवन है। तो दो चीजें हमें गिवन है, इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, हमने कैलकुलेट नहीं करनी। कल के क्वेश्चन में जो हमने कल क्वेश्चन किया हमने इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट की थी, यहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं गिवन। कहां पे गिवन है? पेरेंट ने उसे रिकॉर्ड किया हुआ है इंडिविजुअल स्टेटमेंट में। कल भी हमने क्वेश्चन में बात की थी कि कंसोलिडेटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं होती, हाँ इंडिविजुअल के अंदर रिकॉर्ड होती है। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ गई 1350, फेयर वैल्यू ऑफ NCI एट एक्विजिशन आ गई 900। इसमें से हमने क्या लेस करना है? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। तो हमारे पास एक तो हमारे पास कैपिटल है 800 का, प्लस रिटेन अर्निंग कितनी है? रिटेन अर्निंग आज हमारी रिटेन अर्निंग है 1300 की। आज रिटेन अर्निंग कितनी है? आज ईयर एंड है, आज रिटेन अर्निंग है 1300। ईयर स्टार्ट में इस पूरे साल का प्रॉफिट है 400। हमने ओपनिंग रिटेन अर्निंग क्या होगी? तो हमने क्या पढ़ा था? ओपनिंग प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग। मैंने सवाल पढ़ते हुए पढ़ा है कि नो डिविडेंड हैज बीन पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो इसका मतलब क्या है? जब हमने ओपनिंग रिटेन अर्निंग फाइंड करनी होगी, ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स मींस एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो एट द डेट ऑफ एक्विजिशन रिटेन अर्निंग वाज 1300 माइनस 400, इट इज 900। तो 9 प्लस 8, मैं इसको इकट्ठा लिख देता हूं 1700। तो हमारे पास गुडविल कितनी आ गई? 1350 प्लस 900 माइनस 1700 गुडविल आ गई। और इसने यहां पे हमें एग्जामिनर ने क्या कहा है? आप फॉर्मूला लिखें। इसको उसने नाम दिया हुआ है ए का, इसको नाम दिया हुआ है बी का, इसको नाम दिया हुआ है एग्जाम में सी का। तो हम क्या फॉर्मूला लिखेंगे? ए प्लस बी माइनस सी, दिस इज गुडविल। और ये हमारे लिए हमसे एग्जामिनर ने 3 मार्क्स के लिए कैलकुलेट कराया। इसमें कुछ नहीं था, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट गिवन थी, फेयर वैल्यू ऑफ NCI एट एक्विजिशन गिवन थी। ये हमने फाइंड की। कैसे फाइंड की? हमारे पास जो सब्सिडरी के कैपिटल था वो 800 था और रिटेन अर्निंग एट द डेट ऑफ एक्विजिशन 900 थी। तो 8 प्लस 9 1700 हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन आया। तो इन दोनों को हमने A प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू गुडविल। टास्क 2 कहते हैं यूज द इंफॉर्मेशन अबव टू कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स ऑफ कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31st दिसंबर 2007। एसेट्स में सबसे पहले नजर आ रहा है गुडविल, तो यहां से हम गुडविल फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास गुडविल कितनी आ गई? 550। फिर करंट एसेट्स में हम क्या करेंगे? P प्लस S माइनस पर।
पर कितना है अभी हम चेक कर लेते हैं। उसने हमें पर बताया था 90,000। तो पी के एसेट्स करंट एसेट्स हैं 3200 प्लस 1300 माइनस 90। तो आपने फाइंड कर लिया। इक्विटी में शेयर कैपिटल ओनली पेरेंट, शेयर कैपिटल ऑफ ओनली पेरेंट। तो आप देखिए शेयर कैपिटल पेरेंट का कितना है 4000 लिखा जाएगा। रिटेन अर्निंग और एनसीआई, अब हमारे पास दो वैल्यूज रह चुकी है, रिटेन अर्निंग और एनसीआई। तो एनसीआई कैसे फाइंड की जाती है? फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन कितनी थी 900। कितनी थी 900। इसमें क्या ऐड हो जाएगा पोस्ट एक्विजिशन शेयर। तो जब हमने खरीदा उसके बाद कितना प्रॉफिट आया, उसके बाद प्रॉफिट आया कल के क्वेश्चन में 70 था, आज कितना है आज 400 है। तो इस 400 का कितना परसेंट एनसीआई को जाएगा? तो हमने देखा था हमने 60% एक्वायर किए थे पेरेंट ने, तो इसका 40% एनसीआई को जाएगा। तो हम क्या करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन। अब क्योंकि हम इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं, मैं बोर्ड पे लिख नहीं रहा, मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन व्हिच इज 900,000 प्लस पोस्ट एक्विजिशन, एक्विजिशन के बाद का कितना प्रॉफिट है 400,000 है। इस 400,000 का 40% इस 900 में ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई। फिर इससे हमें क्या पता चल जाएगा एनसीआई की वैल्यू पता चल जाएगी। तो वो हमारे पास कितनी आ रही है कैलकुलेट कर लें। इसके बाद रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स हमने किस तरह पढ़ा था पेरेंट रिटेन अर्निंग। तो जाके देखें क्वेश्चन में रिटेन अर्निंग पेरेंट की कितनी नजर आ रही है, मेरे पास नजर आ रही है 6450। इस 6450 में 400 का कितना परसेंट 60% ऐड हो जाएगा। और क्योंकि ये जो पर्प है सेलर कौन था पेरेंट था, तो पेरेंट की रिटेन अर्निंग से 90 माइनस कर दूंगा। क्लियर है? तो हमने ये 7 मार्क्स की एडजस्टमेंट भी कर ली। आप ये सारी कैलकुलेशन कर लें और कोई मसला होगा तो आप पूछ सकते हैं। टास्क नंबर 3 पे मूव करते हैं। कहता है if Lewis company had cost of capital of 5.5 and M company had a cost of sales of 2 million in the year ended 31st December 2007, what is the group cost of sales for the year ended 31st December 2007? तो देखें P की कॉस्ट प्लस S की कॉस्ट माइनस इंट्रा ग्रुप सेल्स प्लस पर्प। तो पर्प इज 90,000, P की कॉस्ट 5500 प्लस 2000 प्लस पर्प 90,000 माइनस सेल्स कितनी थी? सेल्स हमारे पास थी 600,000, तो माइनस 600 कर देंगे तो हमारे पास 6.99 मिलियन। तो देखें सवाल उसने कौन सा दिया, डाटा कौन सा दिया, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का डाटा दिया। और अब पूछ क्या लिया उसने हमसे कॉस्ट ऑफ सेल्स लिया। तो P की कॉस्ट S की कॉस्ट प्लस पर माइनस इंट्रा ग्रुप सेल्स। Task 4. This is last task again for 3 marks. The Lewis company is considering the acquisition of 25% of the equity share capital of Harris company in January 2008. Which 3 of the following factors illustrate the existence of an associate? Significant influence? Yes. For associate जो condition होती है वो क्या होती है कि significant influence होना। Number 2. Greater than 20% but less than 50% holding of preference shares? No. Preference shares नहीं, equity shares. Representation on the board of directors? Yes. Control? No. Control होगा तो associate नहीं होगी, वो subsidiary कहलाएगी। Greater than 20% but less than 50% holding of equity shares? Yes. Equity shares का 20% से ज्यादा 50% से कम। Greater than 50% ordinary shares, again this is for subsidiary। तो हमारी 3 कंडीशंस क्या आ गई? significant influence, representation on the board and number last greater than 20% shareholding but less than 50%। तो आज के क्वेश्चन में कल का जो पहला क्वेश्चन देखा उसमें एग्जामिनर ने हमसे 8 टास्क करवाए थे 15 मार्क्स के लिए। आज का क्वेश्चन रिलेटिवली थोड़ा सा कम टाइम उसने लिया हमारा कल के क्वेश्चन से, और आज क्योंकि जो हमारी टास्क थी वो जस्ट 4 टास्क थी, हमें बड़ी जो है आसानी से कल के क्वेश्चंस की बातें भी आज हमने रिपीट भी की। और इंशाल्लाह हम जो अब नेक्स्ट
क्वेश्चन देखेंगे, उसमें भी आप देखेंगे यही बातें बार बार रिपीट हो रही होंगी, और यही हमने पहले भी अपने वीडियो लेक्चर्स में डिटेल में बातें की थी। इंशाल्लाह कल हम नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे।